हेलो गाइस, वेलकम टू रंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी लेखपाल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इसे बोल सकते हैं। 25 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इस संदर्भ में हमने अपने लेक्चर में 3 चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और चौथा चैप्टर यानी कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ। चला इस चैप्टर का मैं नाम क्यों बार बार भूल जाता हूँ यार। ग्राम समाज भारतीय संदर्भ, उससे पहले 4 बार सोच के आया था। अपमान। हेलो गाइस, वेलकम टू रंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी लेखपाल के पेपर आने वाले हैं। ऐसे सूत्रों से पता चला है कि हो सकता है कि जुलाई में पेपर हो जाए। तो जो लोग अलर्ट नहीं हुए हैं बिल्कुल कमर कस लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी ग्राम समाज में कंप्लीट कर लिया है और चौथा चैप्टर यानी कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, जो गाँव का विकास है वो भारतीय संदर्भ में कैसा रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन आज इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आएगी। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी वीडियो आएगी। तो आइए देखते हैं कि लास्ट टॉपिक क्या है। संयुक्त परिवार का जो वर्गीकरण है, पिछले वाले टॉपिक में हमने उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया था कि संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है ना। गांव में किस प्रकार की संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट है, संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, अलगाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिकीकरण। नाम ही देख के आप लोग को लग गया होगा पता कि बात आधुनिकीकरण की चल रही है, मॉडर्न। जैसे सपोज करिए गांव में कोई बच्चा है, वो बिल्कुल आजकल जो फटी वाली जींस आती है ना उसको फिर फाड़ते हैं, फिर सिलते हैं, फिर पहनते हैं, होता है ऐसा। आप लोगों ने टीवी में सोशल मीडिया में देखा होगा। तो कोई यदि बोल दिया कि बेटा ये कपड़े थोड़े सिल लो, क्यों फाड़ के मतलब घूम रहे हो। गांव में कुछ जो बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं बोल सकते हैं, तो क्या बोलता है कि दादाजी ये तो आधुनिक है, आधुनिक कपड़ा है, ये मॉडर्न है, ठीक है ना। तो हर किसी के लिए जो आधुनिकीकरण का अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। तो हम अपने देश, अपने समाज, विश्व में आधुनिकीकरण का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आधुनिकीकरण की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है ना। मैं इसको एक जनरल बोलूं, वर्ल्ड वार को हम अपने हिस्ट्री के सेक्शन में कंप्लीट कर लेंगे। मैं यदि 1945 के बाद की यदि बात करूं के पश्चात प्रचलन में आई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे ऐसे देश हुए जो कि आज़ाद हुए। हमारा भारत भी क्या था, गुलाम था, ठीक है ना। एक समय में लोग ऐसा बोलते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता, अर्थात ब्रिटिशर्स के राज इतने चौतरफे देश में थे कि कभी यहाँ पे सूरज भगवान निकले हुए हैं तो जहाँ पर अंधेरा है वहाँ भी ब्रिटिशर्स का ही राज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से काफ़ी देश गुलाम थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो लगभग जो देश थे, यानी कि लगभग सभी ही देश, मान लीजिए 2-4 को छोड़ के, वो भी धीरे धीरे आज़ाद हो गए। अब तो कोई ऐसा देश नहीं है कि जो गुलाम है, ठीक है ना। तो जब नए नए देश आज़ाद हुए, गुलामी से आज़ाद हुए, तो उनके अंदर भी अपने लिए कुछ करने के लिए एक अवधारणा विकसित हुई। जैसे कि एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जो देश थे उनमें औपनिवेशिक दासता थी। औपनिवेशिक दासता का मतलब कि कोई दूसरे देश का वहाँ पर अधिकार था, ठीक है ना। तो जब वो सब देश आज़ाद हुए, ठीक है, औपनिवेशिक ताकतों से आज़ाद हुए, तो उनके अंदर कुछ नया करने की सोच आई कि अब यह हमारा देश है, हम इसको नए तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। अब हम मॉडर्न बनेंगे, आधुनिक को लेकर आएंगे, नई नई मशीनें बनाएंगे, पढ़ाई लिखाई के नए नए जो भी। अब सिंपल से आप एक बात मान लीजिए, जैसे कि आपको कोई गुलाम बनाया था तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह श्रेष्ठ था आपसे, तभी तो आप इसके गुलाम बने। उसके पास आपसे अच्छी मशीनें थी, पढ़ाई लिखाई, संसाधन, शोध, दवाई, ये सब उसके पास ज़्यादा अच्छी थी। तो जब आप उससे आज़ाद होंगे तो आपके अंदर एक भय रहेगा कि कहीं वो मेरे को फिर से गुलाम ना बना ले। तो आपके अंदर ऐसी सोच आएगी कि हम भी उसकी तरह ताकतवर हो जाएं, हम भी उसी प्रकार के आधुनिक मशीन अपने यहाँ बना लें। हमारे देश के जो बच्चे हैं वो भी उनके देश के बच्चों की तरह पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना।
अंतरिक्ष में, अनुसंधान में, हर जगह दवाइयों में, मेडिसिन में हमारे देश के भी बच्चे आगे हों। ठीक है, तो इस तरीके की सोच ने आधुनिकीकरण को जन्म दिया। ऐसी जो सोच है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों पनपी? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो इंग्लैंड जैसे देश थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। अब उनके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह उपनिवेश देशों पे अपनी सत्ता का प्रभुत्व जमा सकें। ठीक है ना, तो आधुनिकीकरण का सिंपल आप लोगों ने अर्थ समझ लिया कि अपने आप को मॉडर्न करना, चाहे वो एजुकेशन में हो, शिक्षा में हो, अंतरिक्ष में हो, विज्ञान में हो, मेडिसिन में हो। ठीक है, तो इस प्रकार की सोच जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से पनपी। तो हम क्या बोलते हैं कि आधुनिकीकरण का युग एक तरीके से स्टार्ट हो गया। बात समझ में आई? 70-75 साल पहले आधुनिकीकरण का यानी कि दौर, एक दूसरे से आगे निकलने का दौड़ स्टार्ट हुआ। आइए देखते हैं आगे। पश्चिम देशों के प्रभाव। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि कौन से देश को पूरब बोलते हैं, किसको पश्चिम बोलते हैं, किसको उत्तर बोलते हैं, किसको दक्षिण बोलते हैं। हमारा देश विश्व के नक्शे में कहाँ पर आता है और हमारे देश से कौन सा देश पूरब की तरफ आता है, कौन सा देश पश्चिम की तरफ आता है, कौन सा देश उत्तर की तरफ आता है और कौन सा देश दक्षिण की तरफ आता है। जैसे कि मैं बोलूँ तो कुछ इधर अपना देश है, ठीक है ना, तो उधर के देश पूरब, इधर के देश पश्चिम। और जो भी आप फ्रांसीसी बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं, ब्रिटिश बोल रहे हैं, पुर्तगाली बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो इधर से ही आए, वो इधर से आए। तो यानी कि हमारे देश भारत के ये लोग पश्चिम में थे, ठीक है ना, तो इसलिए हम इनको पश्चिम बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं देशों के लोगों ने हमारे ऊपर अधिकार किया। बात समझ में आई ना? तो इन्हीं का कल्चर हमारे ऊपर थोपा गया। बात समझ में आई? अब ये जापान वापान के लोग जब यहाँ पे आए ही नहीं, ठीक है ना, तो हम कैसे बोल देंगे कि इनका कल्चर हमारे यहाँ आया? बात समझ में आई? तो जब ये पश्चिम के लोग हमारे यहाँ आए तो अपने अपने कल्चर लेके आए। पुर्तगाल वालों ने आलू लेकर आया, ठीक है ना, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम इसको पश्चिम देश बोलते हैं, क्योंकि पश्चिम देशों का ही हमारे देश पे अधिकार रहा। इंग्लैंड बोलने, स्पेनिश, डच, फ्रांसीसी, ठीक है ना, तो इन्हीं सब देशों का अधिकार रहा। तो इसीलिए इन्हीं सब देशों का जो कल्चर है वो भारत पर पड़ा है, यानी कि इन्हीं सब देशों का जो प्रभाव है वो भारत पे पड़ा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे पहले का ज़माना तो हमारे देश में काफ़ी अच्छा था, संस्कार था, लेकिन अब तो देखो सब अंग्रेज बन रहे हैं, ठीक है ना, अब तो देखो सब अंग्रेज बन रहे हैं, काले अंग्रेज बन रहे हैं। लॉर्ड मैकाले का एक स्टेटमेंट था कि हम भारतीयों को काला अंग्रेज बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये भी चीज़ें अपने आप में थी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। पश्चिमी देशों के प्रभाव के फलस्वरूप कम विकसित देशों अर्थात विकासशील देशों की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक संरचना, सामाजिक का अर्थ क्या होता है कि गांव का जो रहन सहन है, खान पान है, रीति रिवाज है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। सांस्कृतिक परिवेश, धर्म, पूजा पाठ, ठीक है ना, किसी भी चीज़ में अपना विश्वास, इसके संदर्भ में बात करते हैं। आर्थिक व्यवस्था कि हमारे गांव की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, पशुपालन था कि खेती थी कि उद्योग था, ठीक है ना, ये आर्थिक व्यवस्था की बात हो रही। आदि में परिवर्तन होने को ही आधुनिकीकरण कहा गया। अब सपोज करिए सामाजिक कल्चर जो था गांव का वो इस प्रकार की था कि एक जाति के लोग दूसरे जाति में शादी नहीं करेंगे, लेकिन अब पश्चिमी देश में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, तो यदि उसका प्रभाव पड़ गया तो लोग क्या बोलेंगे कि अरे अब तो बच्चे आधुनिक हो रहे हैं, ठीक है ना। सांस्कृतिक परिवेश, अब कहीं पूजा पाठ भी हो रहा है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में, तो लोग अब बोलते हैं अरे भाई मुझे तो काम है, मैं निकल रहा हूँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, कंपलसरी सब लोग बैठ जाते थे, अरे नहीं पहले भगवान को खुश करो, ठीक है ना, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे अब तो बच्चे आधुनिक हो रहे हैं। कृषि और पशुपालन को छोड़ के लोग नए नए धंधे में आ गए हैं, बिजनेस में आ गए हैं, तो लोग क्या बोलेंगे, ये तो आधुनिक हो रहे हैं। आदि में परिवर्तन, जो पुरानी परंपराएं थी अब उसको नया करना, रिन्यू करना उसको, यानी कि उसको एक नए तरीके से पेश करना, इसको क्या बोलेंगे, आधुनिकीकरण बोलेंगे। जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत बड़े स्तर पर प्रभावी हुई। ये सब चीज़ें 2, 4, 6 दिन में नहीं होती, इसके लिए सालों साल लग जाते हैं। यदि कोई कल्चर विद्यमान है, यदि वो बदल रहा है ना, तो एक दिन में नहीं बदलता, उसके लिए 100 साल, 150 साल का समय लगता है। बात समझ में आई? हाँ। और जो लोग आधुनिक नहीं होते, लोग उनको क्या बोलते हैं, ये तो रूढ़िवादी है, पुरानी विचारों का है, लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। अब आधुनिक होना सही है
कि परंपरावादी होना सही है, यह फैसला आपके ऊपर है। बस मैं यह बता रहा हूँ कि आधुनिक का मतलब क्या है, कि सामाजिक यानी कि रीति रिवाज, रहन सहन, ठीक है ना, आपसी परंपरा, सांस्कृतिक परिवेश, धर्म इत्यादि की बातें, आर्थिक व्यवस्था कि पहले आदमी इनकम किस तरीके से करता था और अब इनकम किस तरीके से करता है, पहले और अब में क्या समानता है या फिर क्या अलगाव है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आधुनिकीकरण में देखी जाती हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ें हमारे देश में परिवर्तित हुई हैं, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो बोली भाषा हो, ठीक है ना, इन सब पे पश्चिमी देशों का प्रभाव बहुत पड़ा हुआ है। अब कोई अंग्रेज आएगा, ठाई ठाई आपसे बोलेगा, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे ये तो लाट साहब आए हैं, ये तो अंग्रेजी बोलते हैं, हम तो गवार हैं, हमें भी अंग्रेजी आनी चाहिए, ठीक है ना, तो लोग अंग्रेजी पे ध्यान देंगे। बात समझ में आई? देखिए, मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पश्चिमी देशों का ही क्यों हमारे देश पे प्रभाव पड़ा है उस बात को मैं बता रहा हूँ। अब हमारे देश पे सपोज करिए कि किसी ऐसे देश का अधिकार होता जैसे अंग्रेजों का था, ठीक है ना, पुर्तगालियों का होता, यदि उनकी कोई अपनी भाषा होती, पुर्तगीज कोई भाषा होती, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता इंडिया पे, ठीक है ना। टेक्निकल लैंग्वेज भी है, वो भी अपने आप में सही बात है, लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा होता, ठीक है, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम को भी अंग्रेजों ने इंग्लिश के रूप में बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, ठीक है, तो इसलिए उन देशों का प्रभाव हमारे देश पे अधिक पड़ता है। अब डेविड मैकलीलैंड के अनुसार अभी आधुनिकीकरण को हमने देखा कि आधुनिकीकरण क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैसे लोग आधुनिक की दौड़ में दौड़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना, और क्यों स्टार्ट किए। फिर इसके बाद हमने देखा कि सामाजिक, आर्थिक, कल्चर, ठीक है ना, इन सब में किस प्रकार से परिवर्तन आए और कौन से देशों का प्रभाव अधिक पड़ा, ठीक है। अब एक विद्वान है डेविड मैकलीलैंड साहब, अब इनके विचार से आधुनिक का मतलब क्या है, ठीक है। जो व्यक्ति अपना आधुनिकीकरण करता है, आप सपोज करिए कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, ये व्यक्ति हैं, पहले ये कुर्ता पजामा पहनते थे, ठीक है, फिर इनके जो बेटे हुए वो रंगून का पतलून पहनने लगे, अब जो इनके बेटे हुए वो ब्रिटिश का जींस पहनने लगे, और जो इनके बेटे हैं पता नहीं कुछ तो पहनते ही नहीं है, फटा फटा सा पहनते हैं, ठीक है ना, और इनका मानना है कि मैं सबसे ज़्यादा आधुनिक हूँ, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि आधुनिक होना वो अपने आप में हर किसी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, इसके अंदर कुछ बेहतर करने की उत्कृष्ट अभिलाषा होनी चाहिए। अब आधुनिक होने का अर्थ यदि आप बोल रहे हैं कि आप मॉडर्न हो रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप कुछ लेटेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो अभिलाषा भी होनी चाहिए। लगभग सभी शुरुआत विद्वान जो स्वयं को आधुनिकीकरण के सिद्धांत से जोड़ते थे, इस बात पर सहमत थे कि आधुनिकीकरण एक उद्विकास प्रक्रिया है। उद्विकास प्रक्रिया का अर्थ क्या है कि जो चीज़ पहले से ही थी उसको प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं करना है, उसको मॉडर्न करना है। बात समझ में आई? अब जैसे आपके घर में कोई पंखा था, तो पंखा बिल्कुल बदल नहीं गया, पंखा है, उसमें आपने कंडेंसर कोई लगा दिया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, आपने झूमर लगा दिया उसमें, आपने उसमें लाइटें लगा दी, तो कहने करते क्या हुआ कि आप उसको मॉडर्न करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको डेविड मैकलीलैंड के शब्दों में ये चीज़ें थी। अब आइए बात करते हैं कि हमने आधुनिकीकरण के बारे में देख लिया, क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, इसका समाज पे जो भी कल्चर है, संस्कृति है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं आधुनिकीकरण की विशेषताएं। अब कोई यदि मॉडर्न हो रहा है तो नुकसान के लिए तो होगा नहीं, यदि आप मॉडर्न बने हुए हैं, आप यदि अपनी जो भाषा है उसके साथ यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप कोडिंग सीख रहे हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो कुछ उसकी विशेषता होगी तभी तो आप सीख रहे हैं, क्योंकि हम तो इतने आलसी हैं यार कि क्यों, क्या मतलब है पढ़ने सीखने का, लेकिन जब तक कुछ फ़ायदा नहीं दिखेगा तब तक क्यों फेंट मारेंगे, ठीक है ना। तो आधुनिक होने की कुछ विशेषताएं देखते हैं। सामाजिक गत्यात्मकता, जो समाज है हमारा, जो हमारी सोसाइटी होती है, मैं आसान भाषा में बोलूँ तो जैसे आप लोग बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, तो उन्हीं लोग को हम समाज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके दिमाग में आता है मैं यदि ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, तो उसी लोग को समाज कहते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है।
सामाजिक गत्यात्मकता को हम एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर सकते हैं जिससे व्यक्ति अपने पुराने व्यवहारिक तत्वों को त्याग कर सामाजिकरण के अंतर्गत नए व्यापारिक प्रतिमानों को अपनाता है। इसमें दो बातें हैं, पुराने व्यवहारिक तत्वों को त्याग कर सामाजिकरण के अंतर्गत नए व्यापारिक प्रतिमानों को अपनाता है। जैसे कोई समाज का ढांचा इस प्रकार से था कि यह व्यक्ति जो है, इसके पिताजी बढ़ई हैं तो इसका बेटा भी बढ़ई का ही कार्य करेगा, ठीक है ना। यह फलाने जाति का है तो यह फलाने जाति की ही बेटी से शादी करेगा, ठीक है ना। बाल विवाह था तो बाल विवाह आज भी होगा, बात समझ में आई। तो इस तरीके की जो समाज में एक कॉन्सेप्ट, एक रीति रिवाज प्रचलित था, त्याग कर, उसको छोड़कर सामाजिकरण के अंतर्गत, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बदल जाएगा, एक समाज में रहते हुए नए व्यापारिक प्रतिमानों को अपनाता है। कहने का मतलब कि बढ़ई का बेटा यदि टीचर बनना चाहता है तो टीचर बनेगा वो, ठीक है ना। यह पुराने प्रतिमान है और नए प्रतिमान है। यहाँ पर क्या है कि यदि वो दूसरी जाति की लड़की है, यदि वह उसके साथ चाहे वर्किंग प्रोफेशन में हो, ठीक है ना, उसके साथ वो कंफर्टेबल है तो कर लेगा शादी, या नए प्रतिमान है। लेकिन नहीं, तुम जो भी करो तुम्हें अपनी ही जाति में शादी करना होगा, यह पुराने प्रतिमान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वह सामाजिक गत्यात्मकता में शामिल हुई हैं आधुनिकीकरण के बाद। जो पुराने प्रतिमान थे उनसे नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, कोई पढ़ने की बात नहीं है, ये सब चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं। बस आपको अपने चक्षुओं को खोलना है, अपने नेत्रों को खोलना है, ठीक है ना, अवेयरनेस थोड़ी सी रखनी है। संगठन एवं पद में परिवर्तन, आधुनिक समाजों में विशिष्ट संगठनों का महत्व बढ़ जाता है एवं पद स्थितियों का निर्धारण कार्यात्मक भूमिकाओं के सत्ता एवं महत्व के आधार पर होने लगता है। देखिए, जैसे कोई संगठन है, जैसे कोई बहुत बड़ा संगठन है और उसमें जो पद हैं, बात समझ में, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री का हो गया पद, ठीक है ना, तो उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत हो जाती है कि आज के 10 साल पहले व्यक्ति कैसा था, वह कौन था, वह किस परिवार से था, किस समाज से था, किस क्षेत्र से था, महिला है कि पुरुष है, उससे मतलब नहीं है। यदि वो आज वह व्यक्ति यदि विशिष्ट पद पर आ गया है, ठीक है ना, तो आधुनिक समय में उसकी महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब अखबार बेचते थे, क्या करते थे, उससे मतलब नहीं है कि यदि वो 20 साल बाद साइंटिस्ट बन गए तो उनको इज्जत नहीं मिलेगी। अरे ये तो बचपन में अखबार बेचते थे, इनकी क्या इज्जत है, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि वो भारत के राष्ट्रपति बन गए, ठीक है ना, तब उनकी इज्जत है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आधुनिक समाज में विशिष्ट संगठनों का, यदि कोई संगठन बड़ा विशिष्ट है तो इसकी इज्जत होगी, महत्व बढ़ जाता है। एवं पद स्थितियों का निर्धारण, आप आज किस पोस्ट पे हैं, आप आज किस पद पे हैं, आप हो सकता है कि आप अपने गांव में, अपने छोटे से शहर में, ठीक है ना, खेती बाड़ी का काम करते होंगे, तो आपकी आज कोई बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यदि आप कल को लेखपाल बन गए तो आप विशिष्ट हो जाएंगे, आपकी तुरंत इज्जत बढ़ जाएगी। अर्थात जैसे ही पद मिला वैसे इज्जत बढ़ जाएगी। बात समझ में, यह आधुनिकीकरण की विशेषता है, ठीक है। इसको हम उस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं कि राजा हुआ, फिर उनका परिवार हुआ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब आप यदि आज जिस पद पे हैं उस पद से आपकी विशेषता को और आपकी महत्व को, ठीक है ना, आपकी इम्पोर्टेंस को देखी जाएगी। सामाजिक विभेदीकरण, ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप सामाजिक जटिलता में वृद्धि होती है। समाज में समूहों, संस्थाओं, समितियों एवं वर्गों का जाल विषाद होता जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि आधुनिकीकरण में क्या है, पहले की परंपरागत क्या थी कि जो भी है पहन लिया, खा लिया, रह लिया, वो सब चीज़ें सिंपल होती थी। लेकिन आज का जो सामाजिकरण, विभेदीकरण हुआ है, यहाँ पर अमीरी, गरीबी, ठीक है ना, ये बिजनेस स्टैंडर्ड के लोग हैं, ये एग्रीकल्चर से हैं, तो इस प्रकार की ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है ना। और उनकी अपने आप में काफ़ी जटिलता होती है। जैसे आप यदि शहर में हैं, आपका पड़ोसी AC लगा लिया तो आपके दिमाग में भी आएगा मेरे घर में भी AC होना चाहिए, ठीक है ना। आपका पड़ोसी यदि गाड़ी से घूम रहा है तो आपके दिमाग में भी आएगा मुझे भी गाड़ी से घूमना चाहिए। तो आधुनिकीकरण ने सामाजिक जटिलता में वृद्धि कर दी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, देखिए आधुनिकीकरण में
आधुनिकीकरण के विकास में औद्योगिकरण व नगरीकरण की भूमिका बहुत अधिक है, क्योंकि औद्योगिक प्रसार व वैज्ञानिक प्रगति से जीवन और विचार दोनों में ही परिवर्तन आता है। जैसे कि सपोज करिए कि वैज्ञानिक प्रगति, अब कोई पुरानी परंपरा के लोग थे, वो जंगल की जड़ी बूटी इस तरीके में ज़्यादा बिलीव करते थे। नई मेडिसिन आ गई, पैरासीटामॉल, अब जैसे ही कि एक खाए तुरंत आपको कंफर्ट मिल गया। अब क्यों जाएंगे जंगलों में, जड़ी बूटी लाएंगे, पीसेंगे, खाएंगे, एक दादाजी के पास जाएंगे, झाड़ फूक करवाएंगे, ठीक है ना, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। आपने एक मेडिसिन ली और आप कंफर्ट हो गए, अपने काम में लग गए। जब आप बुक्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो जो पुरानी रूढ़िवादिता सोच थी आप उससे मुक्त हो जाएंगे कि नहीं भैया समंदर लागेंगे तो दोष पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि जब तक समंदर को पार नहीं करेंगे तब तक हम विश्व से परिचित नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही वैज्ञानिक प्रगति हुई, औद्योगिक प्रसार हुआ, नए नए कारखाने लगे, नई नई कंपनियां लगी, तो लोगों के जीवन व विचार में एक तो लाइफ स्टाइल, ठीक है ना, या बैल और घोड़े गाड़ी पे नहीं जाना है, ट्रेन और हवाई जहाज में जाना है। विचार यानी कि जो रूढ़िवादिता विचार थी उससे भी लोग आगे बढ़ गए। तो इससे क्या हुआ कि परंपरागत या फिर पुरानी सोच से आधुनिक सोच में आने के लिए उनको प्रेरित किया, ठीक है। नए दर्शन व जीवन शैली का जन्म हुआ। जब आप विदेश की चीज़ें भी पढ़ेंगे, उनके कल्चर को जानेंगे, जैसे सपोज करिए कि आपने एक बुक इंडिया की पढ़ी, एक बुक अमेरिका की पढ़ी, हो सकता है कुछ चीज़ें अमेरिका की आपको अच्छी लगें। देखिए कोई चीज़ गलत नहीं होती, ठीक है ना। हमारे देश के भी काफ़ी कहानियाँ, काफ़ी प्रचलित बुक जो हैं विश्व भर में फेमस हैं, ठीक है ना। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, जब यहाँ पे अरब के लोग आए तो वो यहाँ से पंचतंत्र की कहानियों की बुक ले गए, फिर उसको अरबी में ट्रांसलेट करवा के पढ़े, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। तो जब उनकी शिक्षा का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपको उसमें फ़ायदा दिखेगा, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि चीज़ें परंपरागत सोच से नई सोचें होती हैं। आधुनिकीकरण के क्षेत्र में औद्योगिकरण और नगरीकरण की विशेषता महत्वपूर्ण स्थान रखी। जब उद्योग बनेंगे, गांव नगर में जब तब्दील होगा, ठीक है ना, तो उनके जीवन शैली, आचार विचार, कल्चर इस प्रकार में परिवर्तन होगा। आगे देखते हैं, नवीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं का उदय। इन आंदोलनों या नवीन विचारधाराओं का उद्देश्य समाज में सुधार या एक नवीन समाज की स्थापना। जैसे देखिए, नवीन सामाजिक, हमारे देश में काफ़ी ऐसे भी परंपराएं थी जो कि अनुचित थी, ठीक है ना। सती प्रथा हो गया, ठीक है, बाल विवाह हो गया, 3 तलाक हो गया। तो इस प्रकार की जो विचारधाराएं थी वो काफ़ी ज़्यादा गलत थी। इसमें एक किसी खास विशेष वर्ग या फिर महिलाओं का शोषण होता था। तो जब ऐसे आंदोलन हुए, नवीन सामाजिक विचारों का उदय हुआ, तो इनको भी सुधारा गया, ठीक है ना, कि महिलाएं सिर्फ घूंघट में बाहर आनी चाहिए, नहीं, अब वो कंपनी में जाती हैं, जॉब करती हैं, गाड़ी चलाती हैं, एरोप्लेन उड़ाती हैं, डिफेंस में जाती हैं, हर क्षेत्र में जाती हैं। तो उससे भी पुरानी परंपराओं से हम आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़े। शिक्षा का व्यापार। आधुनिकीकरण की एक दूसरी विशेषता शिक्षा के प्रसार में तीव्र वृद्धि है। पहले क्या था कि एजुकेशन बस एक फॉर्मेलिटी सी होती थी कि मतलब शिक्षा देंगे तो इनको खाने पीने का इस तरीके का चीज़ें जो थी मिलती थी। जैसे आप गुरुकुल व्यवस्था को देख लीजिए, ठीक है ना। तो शिष्य उनके पास गए और शिष्य ने अपने गुरु की सेवा की और गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, बस दैट्स इट, खत्म। लेकिन अब क्या है कि एजुकेशन जो है यह अब एक बिजनेस हो गया है। जैसे मैं आपको बोलूं कि दवाइयों की खोज क्यों हुई थी? दवाइयों की खोज मानवता के लिए हुई थी, इंसानियत के लिए हुई थी। लेकिन जो हॉस्पिटलिटी है वह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। जिनको डॉक्टर का डी नहीं पता उनके पास बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि शिक्षा भी अब एक प्रकार का सिस्टम हो गया है, बिजनेस हो गया है, ठीक है। तो जब शिक्षा बिजनेस हुआ तो काफ़ी लोग इसके अंदर आए, यानी कि अब नई नई तरीके की मॉडर्न एजुकेशन जो है वो लगभग सब के लिए बड़े आसानी से मिल जा रही है, ठीक है। तो इससे भी क्या हुआ कि आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला, ठीक है। आगे देखते हैं, आधुनिकीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। आधुनिकीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। अब देखते हैं कि जो मॉडर्न एरा आया, जो आधुनिकीकरण आया, अभी तो हमने एक पूरे सब पे देखा ना, एक पूरे समाज पे देखा, विश्व स्तर पे चीज़ों को देखा।
अब स्पेसिफिक अपने भारत पे देखते हैं कि जो आधुनिकीकरण हुआ उससे हमारे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए इसको देखते हैं। बैंक व्यवस्था, पहले क्या था कि आप महाजन के पास गए, पैसा लिया, ठीक है ना, इस प्रकार के सिस्टम होते थे, लेकिन अब बैंक आ गया। लोक प्रशासन जो ब्यूरोक्रेसी है, सैन्य संगठन, आधुनिक औषधियाँ, दवाइयाँ, लॉ आदि जैसे पश्चिमी संस्थाओं को देश में प्रारंभ किया गया। जैसे बैंक जो पश्चिमी, मैंने अभी बताया आपको ना, पश्चिम का मतलब क्या हुआ, जैसे जहाँ पर ब्रिटिश हो गए, पुर्तगीज हो गए, फ्रेंच हो गए, स्पेनिश हो गए, ठीक है ना, तो उनके देश की जो व्यवस्था थी वो जब हमारे देश में आधुनिकीकरण हुआ तो उनकी व्यवस्थाएं हमारे देश में तेज़ी से आई। जैसे कि बैंक व्यवस्था, लोक प्रशासन। जो लोक प्रशासन जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है वो कौन लाया था? अंग्रेज ही तो लेके आए थे, ठीक है ना। आधुनिक औषधियाँ, कानून कि हम कोर्ट बनाएंगे, ठीक है ना, इसे ब्रिटिशर्स का ही था। आदि जैसी पश्चिमी संस्थाओं को देश में प्रारंभ किया गया। हमारे यहाँ तो गुरुकुल व्यवस्था थी, स्कूल कॉलेज का कॉन्सेप्ट कौन दिया, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी का। पश्चिमी शिक्षा ने उन लोगों के दृष्टिकोण को विस्तृत किया जिन्होंने स्वतंत्रता व अधिकारों की बात शुरू की। जैसे जो पश्चिमी देश की एजुकेशन थी वह जब यहाँ पर आई तो नवीन मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता व न्याय संगत भावना तथा व्यक्तिवाद, समानता व न्याय के विचारों के समावेश ने बड़े महत्व का स्थान ले लिया। अब पहले क्या था कि जैसे कि जातिगत व्यवस्थाएं जो थी, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता कि तुम, जैसे कि आप यदि मुगलों का काल देख लें, ठीक है, तो वहाँ पर एक विशेष धर्म के प्रति कुछ कर लगाए जाते थे, और जहाँ पर हिंदुओं का शासन था वहाँ पर, यानी कि इस तरीके की जो व्यवस्था थी कि अपने धर्म को लेकर थोड़ी सी रियायतें देना, ठीक है ना, कि ये इस विशेष धर्म के हैं तो इनको न्याय में, जस्टिस में, ठीक है, इनको ज़्यादा मिलेगा, इनको कम मिलेगा। इस प्रकार की अनइक्वलिटी थी हमारे देश में। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन जब पश्चिमीकरण की व्यवस्था यहाँ पर आई और विशेषकर हमारे संविधान में जब इसको इंक्लूड किया गया, आपको पता ही है, बाबा साहब ने भी बोला था कि हमारा जो संविधान है वह विश्व के सभी जो भी सर्वश्रेष्ठ संविधान हैं सबकी खाक छान कर बनाया गया है, यानी कि मधुमक्खी की तरह उनकी विशेषताओं को चूस के बनाया गया है और अपने तरीके से बनाया गया है, ठीक है ना। तो जो भी पश्चिमी देशों थे, जो भी विश्व के देश हैं जो कि डेवलप कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उनको एक्सेप्ट करके उनसे अच्छी अच्छी बातों को निकाल कर अपने देश में लागू किया गया। तो इससे भी देखते हैं कि हमारे देश में आधुनिकीकरण आया, इक्वलिटी की बात यहाँ पर होने लगी। वैज्ञानिक नवीनताओं की स्वीकृति ने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की आकांक्षाओं को ऊंचा उठाया। जब वैज्ञानिक खोजें स्टार्ट हुई, नई नई मशीनें बनने लगी, ठीक है ना, तो उससे भी आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला। यानी कि जो भौतिक कल्याण की यदि आप बात कर दें, गर्मी लग रही है तो एसी लगवा लो, आने जाने में दिक्कत है गाड़ी ले लो, एरोप्लेन से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ। तो इस प्रकार की जो चीज़ें थी, जब आदमी अपने इस गांव के 10 किलोमीटर के एरिया से बाहर निकला देश को जाना, तो उसके अंदर भी नई नई सोचों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि जिज्ञासा बढ़ी और जो अच्छी चीज़ें थी बाहर की उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, ठीक है ना। कई सुधार आंदोलन हुए, राजा राम मोहन राय, जैसे आपने खूब पढ़ा होगा, गांधी जी ने खूब आंदोलन किए। तो इस तरीके से भी अनेक परंपरागत जो रूढ़ियाँ थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सती प्रथा आप मान लें, ट्रिपल तलाक मान लें, इस प्रकार की जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी उनको भी दूर कर दिया गया, जैसे कि बाल विवाह, ठीक है, तथा अनेक नए व्यवहार स्वरूप अपनाए गए जो कि मॉडर्न था, अच्छा था, ठीक है, उसको अपनाया गया। तो ये सब चीज़ें हमारे भारतीय समाज में विशेष तौर पे देखी गई। हमारी तकनीकी, कृषि व्यवस्था और उद्योग आधुनिक किए गए, जिससे देश के आर्थिक विकास में कल्याण हुआ। पहले क्या थी कि कृषि तकनीकी जो थी बिल्कुल ही सिंपल थी, कि जो बैल होते हैं हल से खेत को जोतते थे, यानी कि उत्पादन का स्तर काफ़ी कम था। अब जब वैज्ञानिक खोजें हुई तो नई नई दवाइयाँ आ गई, ठीक है ना, ट्रैक्टर आ गए, हार्वेस्टर आ गए, मशीनें आ गई। तो उससे क्या हुआ कि आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला और आर्थिक विकास का अर्थ क्या है कि पैसा, इनकम अच्छी हो गई, कल्याण हुआ। जब पैसा होगा, दवाइयाँ होगी, अनसर्टेनिटी काफ़ी कम हो जाएगी, अनिश्चितता काफ़ी कम हो जाएगी, तो कल्याण होगा, हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें आप देख सकते हैं। राजनीतिक मूल्यों के संस्करण की पुनर्विचार की गई। प्रजातंत्र स्वीकार करने के बाद, पहले क्या था,
राजाओं का शासन होता था, राजा अच्छा है तो ठीक है, निरंकुश है तो फिर प्रजा भुगते। लेकिन अब क्या है, अब प्रजातंत्र है, लोग चयन करते हैं, यदि कोई निरंकुश है तो उसको लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे भी विकास के रास्ते खुले। सभी रियासतें भारतीय राज्य में सम्मिलित कर ली गई। पहले क्या था कि 465 से ज़्यादा टुकड़े में था, ठीक है। अब क्या था कि एक भारत बन गया, चाहे व्यापार हो, चाहे संस्कृति का लेन देन हो, ये सब चीज़ें आपस में सम्मिलित हो गई। तो इससे भी बढ़ावा मिला डेवलप करने का। सामंतों और जमींदारों के अधिकार और शक्ति समाप्त हो गई। जो एक प्रथा थी लोगों को प्रताड़ित करने की, ज़्यादा कर वसूलने की, जमींदारी प्रथा, उसको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सुधार हुए, आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला। विवाह, परिवार और जाति जैसी संस्थाओं में संरचनात्मक परिवर्तन आए। पहले क्या था कि एक विशेष धर्म का व्यक्ति, जाति का व्यक्ति, ठीक है ना, वो शादी उसी जाति में कर पाता था, ऐसा कंपलसरी था, नहीं तो उसको फिर जो समाज का दबाव था उसको झेलना पड़ता था। लेकिन अब वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में नए संबंध बनने लगे, ठीक है। रेलवे, बस यात्रा, डाक सेवा, हवाई एवं समुद्री यात्रा, देखिए ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको एक बार जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। और जब आप लोग को रैंकाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा, वीडियो देखकर प्रॉपर PPT से यहाँ पे है उसको कंप्लीट करिएगा। रेलवे, बस यात्रा, डाक सेवा, हवाई, जब ये जो परिवहन के जो साधन हैं, परिवहन के साधन, चाहे वो जल मार्ग से हों, चाहे वो रोड मार्ग से हों, चाहे वो हवाई मार्ग से हों, ठीक है ना, ये सब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुई। प्रेस हो गया, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, इन माध्यमों से भी जो लोगों की लाइफ स्टाइल है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। लोग TV देखते हैं ना, जींस वाली आते हैं तो उससे लोग सीखते हैं, ठीक है ना, अरे नहीं यार मुझे भी ऐसा पहनना है कपड़ा। तो इन सब चीज़ें जो हैं वो भारत को आधुनिक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हुई हैं, ठीक है। लोग नए नए स्टाइल से अपने बालों को कटवाते हैं, अपनी सेविंग करवाते हैं, अरे वो फलाना एक्टर है ना मेरा फेवरेट, उसकी जो हेयर स्टाइल इस प्रकार से है। तो कहने का अर्थ क्या है कि रेडियो, टेलीविज़न भी भारत को आधुनिक करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण समाज का नगरों की ओर पलायन हुआ। जो गाँव के लोग थे, जब औद्योगिक क्रांति हुई, शहर में कारखाने खुले तो लोग कमाने की, इनकम के उद्देश्य से शहर में आए, ठीक है ना। जब वो वहाँ पर आए तो अपने घर में बात करने के लिए टेलीफोन का यूज किया, यानी कि नई नई तकनीकें जो थी उनको वो सीखने लगे, और जो शहर का कल्चर था उसको गांव में भी लेके जाने लगे। बात समझ में आई। तो इस तरीके से भी आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला भारतीय संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। कृषि पद्धतियों में बदलाव आया। पहले क्या था कि परंपरागत खेती होती थी, गेहूं, चावल। अब क्या था, मिट्टी की जांच होती है कि इस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होगी, उसके अकॉर्डिंग खेती होती है। नए कीटनाशक दवाएं आ गई, ठीक है ना, नई नई मशीनें आ गई, हार्वेस्टर आ गए। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कृषि पद्धतियों में बदलाव आया। लोगों का जीवन, जो गाँव के हमारे खेतिहर मजदूर हैं, किसान भाई लोग हैं, उनके जीवन भी और अच्छा हुआ। तो जिससे वो लोग भी गाड़ी खरीद लिए, अच्छे अच्छे कपड़े ले लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो भारत का गांव का समाज है वो अभी आधुनिक होता चला गया, और आधुनिक हो भी रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देख लिया कि ग्रामीण समाज भारतीय संदर्भ में, ठीक है। आप लोग यहाँ सारा PDF देख लीजिए। यहाँ से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और आज हम इसको ख़त्म कर दिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जब मैं UP लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास स्टार्ट किया था, कि जैसे ही चैप्टर का अंत होगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं उनका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग रैंकाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन वाले वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।